भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मानसून की वो मूसलाधार बारिश जो आधुनिक लोहे की बड़ी से बड़ी इमारतों को गला देती है। लेकिन दिल्ली के कुतुब परिसर के बीचों बीच खड़ा एक 7 मीटर ऊंचा लोहे का खंभा पिछले 1600 सालों से प्रकृति के इन सभी थपेड़ों को हंसते हंसते झेल रहा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि यह खड़ा है, हैरानी की बात यह है कि इसमें आज तक जंग यानी रस्ट नहीं लगा। विज्ञान कहता है कि लोहा और नमी जब मिलते हैं तो जंग लगना अनिवार्य है। आधुनिक इंजीनियरिंग में हम जिस स्टेनलेस स्टील पर गर्व करते हैं उसकी उम्र भी इस स्तंभ के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आज का सामान्य स्टील इस बारिश में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कुछ ही दशकों में चूरा होकर गिर जाएगा। लेकिन यह प्राचीन भारतीय चमत्कार जो गुप्त काल के दौरान बनाया गया था आज भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि वह सदियों पहले था। क्या यह कोई जादुई धातु है या हमारे पूर्वजों के पास रसायन शास्त्र का कोई ऐसा गुप्त फॉर्मूला था जिसे हम आज भूल चुके हैं? दुनिया भर के धातु वैज्ञानिक यानी मेटलर्जिस्ट्स दशकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इतिहास की परतों को हटाएंगे और जानेंगे उस वैज्ञानिक तकनीक को जिसने समय को भी मात दे दी है। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली का लौह स्तंभ, एक जंग रहित रहस्य। इस स्तंभ की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके धातु का गहन विश्लेषण किया है। सबसे बड़ी सफलता साल 2003 में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आर बालसुब्रमण्यम को मिली। उन्होंने इस स्तंभ के नॉन रस्टिंग स्वभाव के पीछे का असली वैज्ञानिक कारण खोज निकाला। विश्लेषण में पाया गया कि इस स्तंभ में फास्फोरस की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। आज के आधुनिक लोहे में फास्फोरस की मात्रा 0.05% से भी कम रखी जाती है क्योंकि अधिक फास्फोरस लोहे को कमजोर बना देता है। लेकिन प्राचीन भारतीय लोहारों ने जानबूझकर इसमें लगभग 0.1 से 0.15% फास्फोरस रहने दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या यह उनकी गलती थी? बिल्कुल नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जब इस लोहे पर नमी और ऑक्सीजन का असर होता है तो यह फास्फोरस लोहे के साथ मिलकर एक सुरक्षा कवच तैयार करता है जिसे मिसावाइट कहा जाता है। यह एक ऐसी पतली और अदृश्य परत है जो लोहे और वातावरण के बीच एक दीवार बन जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है यह परत और भी मजबूत होती जाती है। यानी जितनी ज्यादा बारिश और धूप इस स्तंभ पर पड़ती है इसका सुरक्षा कवच उतना ही अभेद्य होता जाता है। यह सेल्फ हीलिंग तकनीक जैसा है। आज का विज्ञान जहां जंग को रोकने के लिए बाहरी पेंट या कोटिंग का सहारा लेता है, वहीं 1600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लोहे की आंतरिक संरचना में ही ऐसी कोडिंग कर दी थी कि वह खुद अपनी रक्षा कर सके। यह प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र रासायना का वो शिखर था जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गईं। यह अद्भुत स्तंभ केवल विज्ञान का ही नहीं बल्कि इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके मध्य भाग पर संस्कृत में 6 पंक्तियों का एक शिलालेख खुदा हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में है। इस शिलालेख में एक प्रतापी राजा चंद्र का वर्णन है जिसने बंगाल के शत्रुओं को हराया था और 7 नदियों के मुहाने सिंधु घाटी तक अपनी विजय पताका फहराई थी। इतिहासकार इस राजा चंद्र की पहचान गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के रूप में करते हैं जिनका शासनकाल 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास था। शिलालेख यह भी बताता है कि यह स्तंभ भगवान विष्णु के सम्मान में एक विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह स्तंभ मूल रूप से दिल्ली में नहीं था। पुरातात्विक प्रमाणों और शिलालेख के संदर्भों से पता चलता है कि इसे मध्य प्रदेश के उदयगिरी की गुफाओं के पास एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। उदयगिरी वह स्थान है जहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है जो प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। तो फिर यह दिल्ली कैसे पहुंचा? माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल इसे उदयगिरी से दिल्ली लेकर आए थे। बाद में जब यहाँ कुतुब मीनार परिसर का निर्माण हुआ तो यह स्तंभ अपनी जगह पर अडिग रहा, जबकि इसके आसपास के मंदिर खंडहरों में तब्दील हो गए। यह स्तंभ न केवल एक राजा की विजय गाथा है बल्कि यह गवाह है उन साम्राज्यों के उत्थान और पतन का जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ा। इस स्तंभ की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसका विशाल आकार और वजन।
यह 6 टन से भी ज्यादा भारी है। आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इतनी विशाल धातु की वस्तु बनाना आसान लग सकता है, लेकिन 1600 साल पहले यह कैसे संभव हुआ? उस समय कोई विशाल ब्लास्ट फर्नेस या कास्टिंग मशीनें नहीं थीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्राचीन भारतीय कारीगरों ने फॉर्ज वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को तब तक गर्म किया जब तक वे लाल तप्त न हो जाएं, और फिर उन्हें हथौड़ों से पीट कर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। कल्पना कीजिए उस सटीकता की। सैकड़ों टुकड़ों को इस तरह जोड़ा गया कि आज 16 सदियों बाद भी इस स्तंभ पर वेल्डिंग का एक भी जोड़ या दरार नजर नहीं आती। यह पूरी तरह से एक अखंड मोनोलिथिक संरचना की तरह दिखता है। अगर हम उस समय के वैश्विक परिदृश्य की तुलना करें तो उस दौर में यूरोप या चीन में लोहे का काम बहुत छोटे पैमाने पर होता था। वहां के लोहार छोटे हथियार या बर्तन बनाने तक ही सीमित थे। इतनी विशाल और शुद्ध लोहे की संरचना बनाना उस समय की दुनिया के लिए एक असंभव सपना था। दिल्ली का यह लौह स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में धातुकर्म और इंजीनियरिंग के मानक दुनिया में सबसे ऊंचे थे। ये हमारे पूर्वजों के धैर्य, कौशल और उनकी वैज्ञानिक सोच का एक जीता जागता स्मारक है। दिल्ली का लौह स्तंभ केवल एक धातु का खंभा नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं थे। रसायन शास्त्र, जिसे हम आज केमिस्ट्री कहते हैं, उस समय हमारे दैनिक जीवन और स्थापत्य कला का अटूट हिस्सा था। यह स्तंभ हमें चुनौती देता है। यह हमसे पूछता है कि अगर हम 1600 साल पहले ऐसा लोहा बना सकते थे जिसमें जंग न लगे, तो आज हम उस ज्ञान को कहाँ खो बैठे? हमारे पूर्वजों के पास ऐसे और कितने गुप्त फॉर्मूले रहे होंगे? क्या आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में छिपे उन संकेतों को हम आज के विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं? आज जब आप कुतुब परिसर जाएं और इस स्तंभ को देखें तो केवल इसकी ऊंचाई मत देखिएगा, महसूस कीजिएगा उस ठंडी, जंग रहित सतह को जिसने सदियों का इतिहास अपनी बाहों में समेटा हुआ है। यह स्तंभ हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने का और भविष्य में नई खोज करने का साहस देता है। आपको क्या लगता है, क्या प्राचीन भारत के पास ऐसी और भी तकनीकें थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थीं? कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे, जहां गुजरात के तट के पास छिपी है भगवान कृष्ण की वो नगरी जिसे सदियों तक केवल एक पौराणिक कथा माना गया। क्या द्वारका वाकई पानी के नीचे मौजूद है? जानेंगे द्वारका लहरों के नीचे का नगर में। इतिहास के पन्ने फिर खुलेंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।